Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और द अरेंजमेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे in this part 2 of the molecular spectroscopy series, and this molecular spectroscopy is included in the BSc CBCS syllabus of 5th semester, and also it is a very vital topic for any competitive examination. So if you are new to this channel, please subscribe the channel and hit the bell notification ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले नया अच्छा कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में रेगुलरली। मेरे एफर्ट्स को वैल्यू मिलता है आप लोग के सपोर्ट के साथ, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। एंड आप लोग ने अगर प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द आई बटन एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लाइट इंटरेक्ट्स विथ मैटर एंड वहाँ से हम लोग को स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ करने को मिलता है। नाउ लाइट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है? हियर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कपल विथ ईच अदर। सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो अपने एक दूसरे के साथ कपल करता है, और if these are the axis x, y and z, so अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के along मूव करे then magnetic field will move along either z axis or y axis, means they will be perpendicular to each other, and वहाँ से कपल करके हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलता है। So light is a form of electromagnetic radiation, and here we get electric and magnetic fields, and both of this interacts with matter, जहाँ से हम लोग को स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ करने को मिलता है। नाउ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसका बहुत सारा रीजन्स होता है और डिफरेंट रीजन में हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स यूज़ करने को मिलता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दोज रीजन्स। First of all, we have radio frequency region. So radio frequency region जो होता है वहाँ पे frequency range होता है, means light का obviously एक particular frequency और particular wavelength रहेगा। So यहाँ पे light का जो frequency है उसका range होता है 3 × 10⁶ to 3 × 10⁻10 हर्ट्ज़, और वेवलेंथ रेंज है 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, मीन्स फ्रॉम लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू रेंज में, और आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि वेवलेंथ को हम लोगों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। This is because this is the conventional way of writing. Why? Because we know according to Planck's formula E equals to hc by lambda और E equals to h nu। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आता है कि फ्रीक्वेंसी जो है that is inversely proportional to wavelength। तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर जब हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तब वेवलेंथ का जो है ऑर्डर वो डिक्रीजिंग में हो जाता है। सो इसलिए हम लोग ऐसे कन्वेंशनल वे में लिखते हैं। नाउ हियर इन रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हम लोग को करने को मिलता है, दिस आर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, दैट इज NMR, एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस,
दैट इज़ ESR। सो यहाँ पे हम लोग को रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में ये दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स यूज़ करने को मिलता है, दैट इज़ NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, दैट इज़ ESR। व्हाट इज़ NMR, व्हाट इज़ ESR, ये सब हम लोग इन डिटेल्स बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोज़। नाउ डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट रिमेंबर द नेम्स कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में हम लोग को ये दोनों टेक्निक्स यूज़ करने को मिलता है। द सेकेंड रीजन इज़ माइक्रोवेव रीजन, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो होता है 3 × 10⁻10 to 3 × 10⁻12 हर्ट्ज़, और वेवलेंथ होता है 1 सेंटीमीटर टू 100 माइक्रोमीटर वेवलेंथ। यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज़ करने को मिलता है हम लोग को, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन डिटेल्स रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रीजन इज़ कॉल्ड द इंफ्रारेड रीजन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज होता है फ्रॉम 3 × 10⁻12 to 3 × 10⁻14 हर्ट्ज़, और वेवलेंथ रेंज होता है फ्रॉम 100 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर वेवलेंथ। यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट रीजन जो है, दैट इज़ कॉल्ड विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट मीन्स यूवी रीजन। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, दैट इज़ फ्रॉम 3 × 10⁻14 to 3 × 10⁻16 हर्ट्ज़, और वेवलेंथ रेंज होता है फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 10 नैनोमीटर वेवलेंथ। और यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट रीजन जो है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सरे रीजन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज होता है फ्रॉम 3 × 10⁻16 to 3 × 10⁻18 हर्ट्ज़, और वेवलेंथ रेंज होता है 10 नैनोमीटर टू 100 पिकोमीटर वेवलेंथ। तो यहाँ पे जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, दैट आर कॉल्ड एक्सरे टेक्निक्स, जो इन्वॉल्व करता है द इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स। और द लास्ट रीजन जो है, दैट इज़ द गामा रे रीजन। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, दैट इज़ 3 × 10⁻18 to 3 × 10⁻20 हर्ट्ज़, और जो वेवलेंथ रेंज है, दैट इज़ 100 पिकोमीटर टू 1 पिकोमीटर वेवलेंथ। और गामा रीजन में न्यूक्लियर पार्टिकल्स का इंटरेक्शन होता है विद द लाइट। सो दीज आर सम ऑफ द एनर्जी रीजन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रीजन है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस कर सकते हैं, ये सब जो रीजन्स है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जा रहा है, और वेवलेंथ जो है, दे आर डिक्रीजिंग। सो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है। सो
सबसे लोएस्ट एनर्जी रीजन जो है दैट इज़ द रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, और हाईएस्ट एनर्जी रीजन जो है दैट इज़ द गामा रे रीजन। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट या फिर क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के माइंड में कि मैं क्यों बता रही हूँ कि इस रीजन में ये स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, उस रीजन में वो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, ऐसा ही क्यों होता है, कुछ अलग क्यों नहीं होता है, क्यों रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं हो सकता, या फिर क्यों इंफ्रारेड रीजन में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं हो सकता। सो इसके लिए कुछ चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में जो एनर्जी लेवल्स है उनका जो सेपरेशन होता है दैट इज़ अराउंड 0.001 to 10 joules per mole, okay? And in microwave region, this energy difference between the energy levels, this increases to around 100 joules per mole. In infrared region, ये जो एनर्जी लेवल्स है उनका जो एनर्जी सेपरेशन होता है दे आर अराउंड 10⁴ जूल्स पर मोल। सिमिलरली यूवी रीजन में होता है समथिंग अराउंड 10⁵ जूल पर मोल। सो ऐसे करके इंक्रीज करता जाता है जब हम लोग फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन टू हायर फ्रीक्वेंसी रीजन मूव करते हैं तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स जो है वो इंक्रीज करता जाता है। एक्सरे रीजन में वो 10,000 किलो जूल्स के आसपास होता है और गामा रीजन में वो 10⁹ to 10⁻11 जूल्स पर ग्राम ऑफ एटम के हिसाब से होता है। नाउ द कॉन्सेप्ट इज़ दैट एनएमआर टेक्निक्स में हम लोग जो स्टडी करते हैं या फिर जो एनर्जी चेंज होता है दैट इन्वॉल्व्स और दैट अराइजेस ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ स्पिन ऑफ ए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। हम लोग को पता है एक न्यूक्लियस या फिर एक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल and electron is a negatively charged particle, and every particle when it moves it creates a magnetic field, so it acts as a magnetic dipole। तो जब भी इसका रिवर्सल ऑफ स्पिन होगा, ये जब मूव करेगा ऐसे या फिर ऐसे, सो सिंस इट इज़ अ चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो, सिंस दे आर चार्ज पार्टिकल, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करेगा। और वहाँ पे जो एनर्जी चेंजेस होता है या फिर एनर्जी जो इन्वॉल्व होता है दैट लाइज इन दिस रीजन, इन दिस एनर्जी रेंज। सो इसलिए हम लोग को इस ही एनर्जी रेंज में एनएमआर या फिर ईएसआर स्टडीज़ करने को मिलता है, बिकॉज एनएमआर इज़ ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस एंड ईएसआर इज़ बिकॉज ऑफ द रिवर्सल ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में, बट जस्ट फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि एनएमआर और ईएसआर में जो रिवर्सल ऑफ स्पिन होता है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली, और उसका जो एनर्जी इन्वॉल्व जो होता है वो लाई करता है इस वाले रेंज में। सो इस ही लिए हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में हम लोग एनएमआर और ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग को करने को मिलता है और कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी करने को नहीं मिलता। बिकॉज जब हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी करने को जाएंगे, सो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अराइजेस बिकॉज वहाँ पे किसी एक मॉलिक्यूल पकड़ लेते हैं जैसे कि HCl। HCl में यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। सो दिस एक्ट्स एज ए डाइपोल। यहाँ पे पॉजिटिव
पोल है और यहाँ पे निगेटिव पोल है। सो दिस एक्ट्स एज द पॉजिटिव पोल, दिस एक्ट्स एज द निगेटिव पोल। सो यहाँ पे ये जो डाइपोल है ये जब मूवमेंट करता है तब ये एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है, और ये मैग्नेटिक डाइपोल जब लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व होता है, एनर्जी चेंजेस होता है, और जो एनर्जी चेंजेस होता है दैट लाइज इन दिस रीजन ओनली। इसलिए हम लोग को माइक्रोवेव रीजन में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिलता है या फिर करने को मिलता है। हम लोग को रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में वो एनर्जी चेंज जो है वो बहुत कम होता है। दैट विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर द एनर्जी इन्वॉल्व्ड ड्यू टू द rotation of molecules or rotation of magnetic dipoles which is required in rotational spectroscopy. So this is why in some particular region हम लोग को एक particular spectroscopy ही करने को मिलता है। और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है that is called Raman spectroscopy। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है जो हम लोग इवेंचुअली डिस्कस कर लेंगे, बट ये स्टडी होता है इन विजिबल रीजन, इन यूवी विजिबल रीजन। ओके, एंड another actually this is not a spectroscopic technique, this is called mass spectrometry। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, लेकिन ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के साथ ही पढ़ा जाता है, but this is called spectrometry, this is not spectroscopy। The reason is that it is called spectrometry because यहाँ पे लाइट का कोई इंटरेक्शन नहीं होता मैटर के साथ, यहाँ पे लाइट यूज़ नहीं होता, यहाँ पे कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। यहाँ पे लाइट यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बोलते, इसको स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। सो ये है डिटेल्ड चार्ट ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड डिफरेंट रीजन्स है। यहाँ पे NMR, ESR, माइक्रोवेव रीजन जहाँ पे हम लोग को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलता है, इंफ्रारेड रीजन जहाँ पे हम लोग को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलता है, विजिबल एंड यूवी रीजन जहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलता है, देन वी हैव एक्सरे एंड गामा रीजन्स। नाउ NMR एंड ESR स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो है दे आर इन्वॉल्व्ड बाय चेंज ऑफ स्पिन। चेंज ऑफ स्पिन के लिए यहाँ पे हम लोग को जो स्टडीज़ है वो करने को मिलता है इन NMR एंड ESR। माइक्रोवेव रीजन में जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है दैट इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, और इंफ्रारेड रीजन में जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है दैट इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एंड विजिबल एंड यूवी रीजन में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में हम लोग को चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो स्टडीज़ है वो करने को मिलता है। गामा रीजन में जो हम लोग को स्टडीज़ करने को मिलता है दैट इज़ ड्यू टू चेंज ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सब हम लोग इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। नाउ यहाँ पे दिया हुआ है वेवलेंथ रेंज। सो NMR होता है फ्रॉम 10 मीटर टू 100 सेंटीमीटर, ESR होता है 100 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। इनका यूनिट्स भी साइड में लिखा हुआ है। एंड देन वी हैव गिवन द फ्रीक्वेंसी रेंज दैट इज़ from 3 into 10 to the power 6 hertz to 3 into 10 to the power 10 hertz for NMR. For ESR it is 3 into 10 to the power 8 to 3 into 10 to the power 10 hertz and so on. और लास्ट में हम लोगों ने लिखा है एनर्जी ऑफ मीन्स द एनर्जी चेंज और या फिर एनर्जी सेपरेशन बिटवीन द एनर्जी लेवल्स इन डिफरेंट रीजन्स एंड दे आर इन जूल्स पर मोल। सो इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो एनर्जी लेवल्स का एनर्जी सेपरेशन होता है दैट इज़ फ्रॉम 10 टू द पावर -3 टू 10 टू द पावर -1 जूल पर मोल, एंड इन ESR it is 10 to the power -1 to 10 joule per mole and so on. So this is the detailed chart of the regions of electromagnetic spectrum। और यहाँ से आप लोग को एक झलक में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और ये अगर आप लोग बार बार व्यू करते रहे, आप लोग बार बार इस चीज़ को रिवाइज करते रहें तो माइंड में ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। बाय हार्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है,
जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप लोग को जानने का ज़रूरत है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में क्या कॉन्सेप्ट होता है और किसके लिए हम लोग देखते हैं स्पेक्ट्रम। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल। और आप लोग को अगर इन वीडियोस का कंटेंट्स अच्छा लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर द वीडियोस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। एनी फीडबैक, एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन आर ऑलवेज वेलकम। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।